Hello everyone. So in this session we are going to talk about Essay 210, agreeing the terms of audit engagement. Okay, when I talk about audit engagement, firstly we need to know what is the meaning of audit engagement. Audit engagement, it is an agreement between a client and an auditor who is going to perform the audit in the client's business. ओके, वेरी मच क्लियर. ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है समझ गए हम लोग. ठीक है, किसी भी ऐसे को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो ऐसे 210 टॉक्स अबाउट टू ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, सबसे पहले आपका प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट आर प्रेजेंट. ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्टिव बोलता है कि कंफर्मिंग दैट देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑडिटर, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी. ठीक है, दो ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बताया. सेकंड वाला तो बहुत सिंपल था कि कंफर्म करना है हमें कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं हमारे मैनेजमेंट, ऑडिटर और टीसीडब्ल्यूजी के बीच में. ओके, अब आपका सवाल, मैम प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट होता क्या है. ठीक है, प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट को एक्सप्लेन करते हैं. प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट ये बोलते हैं कि जो आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जो आपने यूज़ किया है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्या वो एक्सेप्टेबल है. ठीक है, फर्स्ट थिंग ये हो गई प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट में. सेकंड बोलता है मैनेजमेंट के साथ जो आपने एग्रीमेंट किया है, क्या मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता है या नहीं. लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं अब हम वो डिस्कस करते हैं. फर्स्टली, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ और नॉट. जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं क्या वो एप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग है. सेकेंडली, क्या जो नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल्स हैं क्या उसके अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है. ठीक है, थर्ड थिंग जो हमारी बात करती है कोऑर्डिनेशन के बारे में. कोऑर्डिनेशन किस चीज़ का. कोऑर्डिनेशन फर्स्टली ये कि ऑडिटर अगर आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, वेदर इट इज़ एक्सेस टू ऑल द इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे ऑडिट के पर्पज़ के लिए यूज़ होगी, आप प्लीज़ ऑडिटर को प्रोवाइड कराइए. सेकेंडली, अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है और ऑडिटर आपसे रिक्वेस्ट करता है, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ प्रोवाइड मी दिस इन्फॉर्मेशन, सो काइंडली प्रोवाइड हिम द इन्फॉर्मेशन. तो फर्स्ट हमने बोला कि आप ऑडिटर को सारी इन्फॉर्मेशन को दीजिए, एक्सेस दीजिए उसका, वेदर इट इज़ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा. सेकेंड थिंग मैंने आपको ये बोली कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर ऑडिटर आपसे कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगता है जो कि ऑडिट एविडेंस को प्रोवाइड करने के लिए उसके लिए ज़रूरी है, तो प्लीज़ उसे वो भी प्रोवाइड कराइए. थर्ड थिंग इज अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस. अगर ऑडिटर को लगता है कि कुछ भी ऑडिट एविडेंस किसी थर्ड पार्टी से वो मंगवा सकता है विच विल गिव हिम बेटर प्रेजेंटेशन और विच विल प्रोवाइड हिम बेटर ऑडिट एविडेंस, तो प्लीज़ आप उस पर रेस्ट्रिक्शन मत लगाइए. दैट मीन्स अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस. ठीक है, तो एम आई क्लियर विद द पॉइंट कि प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट क्या होती हैं. तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है. सेकंड चीज़ हमने ये पढ़ी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमने ये पढ़ा कि फर्स्ट होता है प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट, सेकंड होता है कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑडिटर, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी. उसके बाद मैंने आपको प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट भी काफ़ी क्लियर कर दिया. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेशंस. ठीक है, अगर ऑडिटर को किसी भी पॉइंट पे लगता है ऑडिट एंगेजमेंट के टाइम पे कि मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी उसके ऊपर कोई लिमिटेशंस इम्पोज कर रहा है, जिसके बाद अल्टीमेटली वो लास्ट में जाके डिस्क्लेम ही करने वाला है ओपिनियन, ही इज़ गोइंग टू डिस्क्लेम हिज ओपिनियन, और उसको ये चीज़ इनिशियल लेवल पे ही पता है, तो वाई आर यू एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट. आप स्टार्टिंग में ही उसको एक्सेप्ट मत करो. अल्टीमेटली डिस्क्लेम एंड ओपिनियन मीन्स आपको कुछ भी क्लियर नहीं है, तो आप स्टार्टिंग में ही उस चीज़ को एक्सेप्ट ना कीजिए. तो दिस थिंग विच टॉक्स अबाउट द एंगेजमेंट. ओके, थर्ड थिंग ऑडिट एंगेजमेंट लेटर. ठीक है, एग्रीमेंट लेटर, एंगेजमेंट लेटर, मतलब सबसे पहली चीज़ तो ये है सर कि जो क्लाइंट ऑडिटर को देता है वो होता है अपॉइंटमेंट लेटर. ऑडिटर जो क्लाइंट को देता है दैट इज़ योर एंगेजमेंट लेटर. ताकि हमने जो चीज़ स्टार्टिंग में पढ़ी कि ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है. ठीक है, एंगेजमेंट लेटर और एनी अदर सूटेबल फॉर्म ऑफ रिटन एग्रीमेंट. ठीक है, उसके अंदर हम हमारी टर्म्स लिखते हैं कि ऑडिट ऑफ एंगेजमेंट टर्म्स. ठीक है, ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स, उसके अंदर हम ये ब्रीफ करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए. द वेरी फर्स्ट थिंग विच शुड बी इंक्लूडेड इन द एंगेजमेंट लेटर इज ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका स्कोप क्या है. सेकेंड थिंग, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर. थर्ड थिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट. दीज 2 पॉइंट्स टॉक अबाउट कि आपके ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो टोटल 3 पॉइंट्स हो गए. फोर्थ पॉइंट टॉक्स अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ दैट इज प्रेजेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अंदर आपने कौन सा एफआरएफ यूज़ किया है. ठीक है,
क्या उसका आइडेंटिफिकेशन होगा, वो भी आपको आपके एंगेजमेंट लेटर के अंदर इंक्लूड करना होगा। फिफ्थ पॉइंट बोलता है रेफरेंस टू एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट। इसका मतलब कि देयर में भी सर्कमस्टांसेस ना जिससे हमारी रिपोर्ट डिफर कर सकती है एक्सपेक्टेड फॉर्म से, तो उसका रेफरेंस देना भी इज इंपॉर्टेंट, तो वो भी हमारे एंगेजमेंट लेटर के अंदर आ जाएगा। मैंने क्या बोला, 5 चीज़ें, ठीक है। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, एग्रीमेंट होता है, रिटर्न एग्रीमेंट, मतलब आप या तो एंगेजमेंट लेटर लीजिए या फिर रिटर्न सूटेबल कोई भी एग्रीमेंट लीजिए, उसके अंदर 5 चीज़ें होना जरूरी है, उसके अंदर ये 5 चीज़ें इंक्लूड होना जरूरी है। क्या क्या बोला मैंने, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, identification of applicable FRF that is used in the preparation of financial statements, or reference to the expected form and content. Okay, we now moving to the third point, then moving on to the next point, which comes recurring audit। ठीक है, ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें हमें रिवाइज करनी पड़ती है हमारी ऑडिट एंगेजमेंट के लेटर को, या फिर हमें रिमाइंड करना पड़ता है एंटिटी को कि एग्जिस्टिंग टर्म्स हैं, दे आर वी नीड टू चेंज दैट। ठीक है, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें हमें बताना चाहिए हमारी एंटिटी को, हमारी फर्म को, कि वी नीड टू रिवाइज द एंगेजमेंट टर्म्स। ठीक है, अब फैक्टर्स जो हैं उसको हम इस फॉर्म में याद करेंगे, 3, 2 एंड 3। ठीक है, पहले मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगी, उसका आपको एक सेट बना के याद करना है, फिर 2 पॉइंट्स, उसके बाद अगेन 3 पॉइंट्स। ठीक है, मूविंग ऑन टू द फर्स्ट 3 पॉइंट्स। सबसे पहले आपको एक इंडिकेशन लगता है कि जो एंटिटी है वो मिसअंडरस्टैंड कर रही है आपका जो ऑडिट का स्कोप है और उसका ऑब्जेक्टिव है उसको। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, कीवर्ड इज मिसअंडरस्टैंड। ठीक है, अगर एंटिटी आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा कोई इंडिकेशन लगता है कि एंटिटी इज मिसअंडरस्टैंडिंग इट्स ऑब्जेक्टिव और स्कोप, तो आपको क्या करना चाहिए, आपका अपना एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज करना चाहिए। सेकेंड इज रीसेंट चेंज इन द सीनियर मैनेजमेंट। अगर आपकी सीनियर मैनेजमेंट के अंदर कोई भी रीसेंट चेंज हुआ है तो थर्ड पॉइंट इज एनी रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म्स। ठीक है, तो मैंने 3 पॉइंट की बात की, 3 नॉर्मल जनरल पॉइंट्स की बात की। सबसे पहले उसके अंदर इंडिकेशन मैंने आपको बताया कि एंटिटी मिसअंडरस्टैंड कर देती है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। सेकंड चीज मैंने आपको ये बताई कि एनी रीसेंट चेंज इन द सीनियर मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट इज एनी रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म्स। 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए, मैंने क्या बताया था, 3, 2, 3 पॉइंट्स कंप्लीटेड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 2 पॉइंट्स, सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप। अगर आपकी ओनरशिप के अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज होता है तो हमें नया एंगेजमेंट लेटर देना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंट चेंज इन द नेचर और साइज ऑफ द एंटिटीज बिजनेस। अगर आपका जो एंटिटी का बिजनेस है उसके अंदर कोई भी रिसेंट चेंज हुआ है, सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है उसकी नेचर और साइज के अंदर, तो हमें करना पड़ता है। 3, 2, 3 हमने पॉइंट्स ये पढ़े थे कि इंडिकेशन, एंटिटी मिसअंडरस्टैंड करती है स्कोप को, ऑब्जेक्टिव को। सेकंड पढ़ा था रीसेंट चेंज इन द सीनियर मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट पढ़ा था एनी रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म्स। 3 पॉइंट कंप्लीट, 2 पे आते हैं। दूसरे बोलते हैं सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप, सिग्निफिकेंट चेंज इन द नेचर और साइज ऑफ एंटिटीज बिजनेस। 3 2 कंप्लीट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 3 लास्ट 3 पॉइंट्स। उसमें क्या बोलते हैं, चेंज इन द लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। अगर आपके लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में कोई चेंज होता है तो फिर आता है चेंज इन FRF या फिर आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो आपके अडॉप्शन या प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर अगर कोई चेंज होता है तो। और फिर थर्ड पॉइंट है चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, 3 पॉइंट ये थे, पहले 3, 2 फिर 3। इस वे में अगर आप याद करेंगे तो इट विल बी डैम ईजी फॉर यू। ठीक है, वी आर डन विद रेकरिंग ऑडिट, हमें समझ आ गया होगा, एम आई वेरी क्लियर विद द पॉइंट्स। ठीक है, मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस, मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ये ऐसे का नाम क्या था, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं टर्म्स को, तो उसके एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, ऑडिटर शैल नॉट एग्री टू द चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट इफ देयर इज नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग सो। अगर उसको ऐसा लगता है कि ऑडिट एंगेजमेंट चेंज करने से कोई भी रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो वो नहीं करेगा उन टर्म्स को चेंज। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, अगर ऑडिटर को बोला जाता है टू चेंज द ऑडिट एंगेजमेंट दैट कन्वेज अ लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस, ओके, दैट कन्वेज अ लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस, तो ऑडिटर को डिटरमाइन करना है कि इसके पीछे क्या रीजनेबल जस्टिफिकेशन है या नहीं है। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए हमारे चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट के। थर्ड पॉइंट हमें ये बोलता है, अगर टर्म्स चेंज हुई है तो ऑडिटर और मैनेजमेंट शैल एग्री ऑन द न्यू टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर। अगर दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से टर्म्स वो चेंज कर देते हैं, ऑडिटर को भी लगता है हाँ ठीक है, तो वो टर्म्स अगर चेंज हो जाती है तो न्यू एंगेजमेंट लेटर पे मैनेजमेंट और ऑडिटर दोनों एग्री करेंगे। ओके, 3 पॉइंट्स कंप्लीट है। फोर्थ पॉइंट बोलता है कि ऑडिटर इज अनेबल टू एग्री टू द चेंज इन द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट
और मतलब सबसे पहली बात तो ऑडिटर नहीं करना चाहता है, वो एग्री नहीं करता है इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पे जो चेंज हुई है। और दूसरी चीज़ ये कि जो एग्जिस्टिंग टर्म्स हैं मैनेजमेंट उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता, ठीक है। तो इसके बाद इसके लिए ऑडिटर के पास दो ऑप्शंस हैं, मतलब दो चीज़ें वो ऑडिटर कर सकता है। ऑडिटर कैन फर्स्टली व्हाट डू इज विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट वे पॉसिबल अंडर एप्लीकेबल लॉ और रेगुलेशन। आप विड्रॉ कर दो, ठीक है, सिंपल सी बात, आप विड्रॉ कर दो। अगर आप नहीं एग्री कर रहे हो और मैनेजमेंट आपको एग्जिस्टिंग भी नहीं वाला करने दे रहा है तो आप विड्रॉ कर दो, ठीक है। उसके बाद विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट अंडर एप्लीकेबल लॉ एंड वेयर पॉसिबल अंडर एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन एंड व्हाट आई एम सेइंग इज एंड डिटरमाइन वेदर देयर इज एनी ऑब्लिगेशन। आप पहचानो कि क्या कोई भी ऑब्लिगेशन है आइदर कॉन्ट्रैक्चुअल और अदरवाइज। क्या बोला मैंने? आप पहचानो, डिटरमाइन वेदर देयर इज एनी ऑब्लिगेशन आइदर कॉन्ट्रैक्चुअल और अदरवाइज टू रिपोर्ट द सर्कमस्टांसेस टू अदर पार्टीज सच एज TCWG, ओनर्स और रेगुलेटर्स। ऐसी कोई भी सर्कमस्टांसेस है जिसमें आपको जो दूसरी थर्ड पार्टीज हैं, TCWG है, ओनर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, उनको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई, एक्सेप्टेंस ऑफ द चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, 4 पॉइंट्स हमने ब्रीफली डिस्कस किया। सो गाइस दैट्स व्हाट अबाउट दिस सेशन, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट SA 210. If you have any doubts related to the entire session which we have discussed today, you can just post it down in the comment section below. I'll be uploading the next video on next essay soon. Till then, thank you, have a nice day, bye bye, and do like, share and subscribe. Thank you.